जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित राजपूत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं, जिसमें आप लोग जानते हैं कि रोज की भांति हम लोग कुमार मित्तल की किताब से थ्योरी कर रहे हैं, जिसमें कल तक की क्लास में हम आप लोगों को पहले चैप्टर की थ्योरी को कंप्लीट करा चुके हैं। पहले चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम इससे पहले लगवा चुके हैं, तो उनकी जो प्लेलिस्ट है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम पिन कर देंगे। आज की क्लास में हम कुमार मित्तल की किताब से दूसरा चैप्टर जो हमारा है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय, उस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। और आज की क्लास में हम सबसे पहले क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। आज तक हम लोगों ने क्षेत्रफल जो पढ़ रखा था, क्षेत्रफल को एक अदिश राशि मानते थे, लेकिन अब यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब क्षेत्रफल यहाँ से एक सदिश राशि की भांति व्यवहार करेगा। तो आइए चलते हैं देर ना करते हुए अपनी क्लास की ओर। और आशा है आप लोगों को सेशन में मजा भी आ रहा होगा और आप लोग मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आप लोग सेशन में खूब मन लगा के पढ़ा करें तथा इस सेशन से प्रॉपर नोट्स भी बनाएं। बिना नोट्स के आप लोगों को बहुत आगे बहुत ज्यादा दिक्कत आई, तो इसलिए नोट्स जरूर बनाएं तथा नोट्स बनाने के बाद जो हम न्यूमेरिकल्स लगवा रहे हैं, एक एक न्यूमेरिकल्स को पहले हमारा वीडियो देख कर लगाएं, उसके बाद किताब से रिपीट करके लगाएं। जब ना लगे तो वीडियो को दोबारा देख लें, लेकिन न्यूमेरिकल्स सारे लगाएं एक एक करके और उनका दोबारा रिवीजन भी जरूर करें। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास का हमारा पहला टॉपिक है क्षेत्रफल सदिश। आज तक आप लोगों ने क्षेत्रफल के बारे में एक ही चीज पढ़ रखी थी कि क्षेत्रफल एक कैसी है, अदिश राशि है, लेकिन क्षेत्रफल एक सदिश राशि भी है। अब यहाँ से हम समझें कि क्षेत्रफल कैसे, सदिश राशि कैसे है। तो एक मान लेते हैं ये कोई रहा हमारा क्षेत्रफल, इसके ऊपर कोई एक पॉइंट मान लेते हैं, इससे इसके ऊपर क्या डाल देंगे, अभिलंब डाल देंगे। तो इसके ऊपर हम डाल देंगे एक अभिलंब, मान लेते हैं ये हमने कोई अभिलंब डाल दिया, ये रहा। और इसका क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए मान लेना आप लोग। अब चित्र बना लीजिए आप लोग। तो क्षेत्रफल सदिश कैसे बनेगा। आज तक तो हम लोगों ने पढ़ रखा था क्षेत्रफल क्या होता है, एक अदिश राशि। और क्षेत्रफल होता क्या है, क्षेत्रफल दो दूरियों का गुणनफल, एक तो लंबाई और दूसरा चौड़ाई का क्या होता है, गुणनफल। किसी भी आकार अथवा आकृति की जो लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है, यानी आयत जो है, आयत की लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल क्या होगा, क्षेत्रफल होता है। ऐसे ही वर्ग के लिए, वर्ग में वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, उसकी त्रिज्या में पाई का अगर हम गुणा करते हैं, वर्ग की त्रिज्या में पाई का गुणा करते हैं, पाई के वर्ग का गुणा, तो क्या हो जाता है, वर्ग का क्षेत्रफल। ऐसे ही अन्य राशियों के क्षेत्रफल होते हैं, लेकिन वास्तव में क्षेत्रफल क्या होता है, दूरियों का गुणनफल। जो दो दूरियां दी गई होती हैं उन दूरियों का गुणनफल, लंबाई और किसी भी आकार और आकृति की लंबाई और चौड़ाई जो दी गई होती है उनका गुणनफल ही होता है एक तरीके से। तो आइए देखते हैं आज क्षेत्रफल सदिश को। तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, सबसे पहले माना किसी समतलीय क्षेत्रफल, जैसे ये कोई एक समतल रहा, जो बोर्ड हमारा है ये मान लेते हैं कोई एक समतल रहा, तो माना किसी समतलीय क्षेत्रफल जैसे ए में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, ये हम अपनी तरफ से मान रहे हैं कि जैसे कोई समतल है जिसमें इस समतल का ये कैसा एक आयताकार बोर्ड हमारा कैसा दिख रहा है, आपको आयताकार दिख रहा है, तो इसके अंदर क्या है, लंबाई है और एक चौड़ाई है, दो चीजें हैं इसके अंदर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। मान लेते हैं इसमें परिमाण के साथ साथ, यानी कि परिमाण जो दिया गया है, लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल हमारा क्या हो जाएगा, परिमाण। परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। क्षेत्रफल की दिशा क्षेत्रफल पर खींचे गए अविलंब की दिशा है, अतः क्षेत्रफल ए को इस पर बाहर की ओर खींचे गए अविलंब के अनुदिश क्षेत्रफल वेक्टर ए के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसकी लंबाई क्षेत्रफल के परिमाण को प्रदर्शित करती है। तो क्या हम बता रहे हैं, माना कोई समतलीय क्षेत्रफल जिसका परिमाण क्या है, कैपिटल ए, यानी जिसका क्षेत्रफल दे रखा है वो हमें क्या है, ए दे रखा है। इस क्षेत्रफल अवयव को अगर हम क्षेत्रफल सदिश के रूप में लिखना चाहें तो इसके ऊपर सबसे पहले हम क्या डालेंगे, एक अविलंब। और अविलंब जब इसके ऊपर डालेंगे तो वो अविलंब की जो लंबाई दे रखी होगी हमें, अविलंब की जो लंबाई होगी, यानी इस अविलंब की जो लंबाई होगी वो इस क्षेत्रफल के परिमाण को प्रदर्शित करेगी, तथा अविलंब यानी तीर की जो दिशा होगी, यानी जो अविलंब होगा वो इसकी दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो वे राशियां
जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, क्या कहलाती है? सदिश राशियां। तो अब इसमें हमने क्षेत्रफल के ऊपर अविलंब डाल के उसकी एक दिशा निश्चित कर दी है। तो जैसे ही दिशा निश्चित की, तो दिशा निश्चित करते ही ये क्या बन गया? एक सदिश बन गया। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए। अब ये क्या बन गया? क्षेत्रफल सदिश। तो इस प्रकार वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए का मापांक इंटू एन कैप, जहां एन कैप हमारा क्या हो जाएगा? समतल, जहां एन कैप बराबर हमारा क्या हो जाएगा? तल पर बाहर की ओर खींचा गया एकांक सदिश। एकांक सदिश। तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे चित्र बना के। और इसे कहेंगे क्या? अविलंब है इसलिए, और अविलंब का एकांक सदिश है ये। तो एन कैप क्या है? अविलंब जो खींचा है उसी का एकांक सदिश है। तो ये क्या बता रहा है कि जो क्षेत्रफल की दिशा होगी वो क्षेत्रफल के तल के लंबवत, क्षेत्रफल वेक्टर की जो दिशा होगी वो क्षेत्रफल के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी, यानी अविलंब जो खींच रखा उसकी। और अविलंब की जो लंबाई होगी वो क्या बताएगी? क्षेत्रफल का परिमाण कितना है। तो बस आइए नोट कर लेंगे आप लोग। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला टॉपिक है हमारा घन कोण। अगला टॉपिक क्या है हमारा? घन कोण। तो सबसे पहले घन कोण के लिए एक चित्र बना लेंगे आप लोग यहाँ से। आपको एक दिख भी रहा होगा वैसे बना हुआ भी, पर यहाँ से आप लोग एक और बना लेना चित्र। तो यहाँ से हो जाएगा जाके ऐसे, कोई मान लेते हैं। हम्म, ऐसे। अब यहाँ से ऐसा, इसे कर लीजिए आप लोग साइडेड। इसके बाद यहाँ पर पॉइंट ओ डाल देना, और यहाँ पर एक सर्कल बना देना आप लोग। तो सर्कल को कह देना बी ओमेगा, और ये वाली जो दूरी है इसे स्मॉल आर कह देना आप लोग। यहाँ तक की जो दूरी दे रखी है, इस यहाँ तक की, इसके ऊपर कोई पॉइंट मान लेना। इसका क्षेत्रफल मान लेना डी है। अल्पांश का क्षेत्रफल क्या मान लेना आप लोग? डी ए। जो ये अल्पांश है इसका क्षेत्रफल डी ए हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर, तो ये हो जाएगा डी ए कॉस थीटा। ये थीटा अंश के साथ इसके साथ जुड़ गया, तो ये वाला जो हो जाएगा डी ए कॉस थीटा। हम्म। बस हाँ, आप लोग इतना ही चित्र बना लीजिए। उसके बाद देखते हैं हम आगे। उम्मीद है आपने चित्र बना लिया होगा। तो अब आप इसको समझें। सबसे पहले घनकोण होता क्या है? तो देखिए क्या होगा यहाँ से। माना कोई बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित अल्पांश डीए, अल्पांश क्षेत्रफल मान लेते, बहुत ही छोटा सा क्षेत्रफल अवयव है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित मान लेते कोई एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव है डीए, जो बिंदु O पर डी ओमेगा घनकोण अंतरित करता है। क्या कर रहा है? डी ओमेगा घनकोण। अब घनकोण क्या होता है? यहाँ जो टर्म यूज हो रही है घनकोण। तो जैसे कि वृत्त होता है, वृत्त। तो वृत्त के केंद्र पर जो यहाँ त्रिज्या द्वारा जो चाप काटा जाता है, वो वृत्त के केंद्र पर त्रिज्या के बराबर जो चाप काटा जाता है उसे क्या कहते हैं? एक रेडियन कहते हैं कि नहीं? जैसे
कोण बराबर यानी कि थीटा बराबर क्या होता है, आर्क अपॉन कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होती है। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यही पढ़ रखा आप लोगों ने। तो ऐसे ही जैसे 2D में होता है कोण, वैसे ही यहाँ 3D में जब डायग्राम 3D में चला जाता है, यानी कि अभी 2D के जैसे रेखाएं हैं, दो रेखाओं का मिलन क्या कहलाएगा, वहां जो दो रेखाओं का मिलन बिंदु होगा उन दोनों के बीच कोई ना कोई कोण बन रहा होगा, तो उसे तो सादा कोण कहती हैं। लेकिन जब यही डायग्राम उठ के 3D में चला आएगा, जैसे कि कोई गोला वगैरह ले लेंगे हम, जैसे ठोस गोला है या खोखला गोला है या कोई और वस्तु, या जैसे कि कोई शंकु वगैरह अगर ले लेंगे, तो उनके द्वारा जो कोण बनेगा आपको चित्र में दिख भी रहा होगा। जैसे कि इस गोले के जो इस गोले का जो क्षेत्रफल है, यानी कि इस क्षेत्रफल द्वारा इसकी त्रिज्या के बराबर जो इसके केंद्र पर चाप ही काटा गया, यानी कि इस गोले की त्रिज्या के बराबर इसके क्षेत्रफल द्वारा काटा गया चाप, केंद्र पर काटा गया चाप क्या कहलाता है, घन कोण कहलाता है। समझ में आ रहा कुछ आपको? जैसे कि मान लेते एक बहुत बड़ा कोई तंबू वगैरह है, तो उस तंबू को क्या करना, या मान लेते हैं जो बर्थडे में आप लोगों ने टोपी देखी होगी, बर्थडे वाली टोपी तो देखी होगी, उस टोपी का आकार कैसा होता है, ऐसे ही होता है। तो इस टोपी का ये पर्टिकुलर इस एरिया का कोई ना कोई क्षेत्रफल होगा, और ये क्या कहलाएगी, इसकी त्रिज्या। इस टोपी द्वारा इसके ऊपर जो ये कोण बन रहा है, इस टोपी के इस क्षेत्रफल द्वारा यहाँ पर जो ये कोण बन रहा है, ये वाला, ये कोण क्या कहलाता, घन कोण कहलाता। और ये एंगल 3D में बनता जाके है। तो अब यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोग भाषा लिखो। अब माना बिंदु, यहां से लिखना, माना कोई बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित अल्पांश क्षेत्रफल अवयव dA रखा है। क्षेत्रफल अवयव dA केंद्र O पर d ओमेगा घन कोण अंतरित करता है। माना बिंदु O से क्षेत्रफल अवयव dA को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश एकांक सदिश r कैप है। एकांक सदिश r कैप है। क्षेत्रफल वेक्टर वेक्टर dA, ऐसे लिखना आप लोग, क्षेत्रफल वेक्टर वेक्टर dA की दिशा क्षेत्रफल के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। यदि वेक्टर dA तथा r कैप के बीच का कोण, यदि वेक्टर dA तथा r कैप के बीच का कोण थीटा हो, तो अब आगे आप लोग देखेंगे, वेक्टर dA डॉट वेक्टर r, यहां पर वेक्टर dA डॉट वेक्टर r कैप बराबर क्या हो जाएगा, इनके बीच अदिश गुणनफल कर देंगे तो dA का मापांक इंटू r कैप का मापांक इंटू इन दोनों के बीच का कोण थीटा था तो cos थीटा। तो यहां से जब इसे हम हल करेंगे तो dA इंटू r कैप की जगह पे क्या हो जाएगा, 1 इंटू cos थीटा। तो वेक्टर dA डॉट r कैप बराबर क्या हो जाएगा, dA cos थीटा। क्या आ जाएगा, यहां से वेक्टर dA डॉट r कैप बराबर dA cos थीटा। अब यहां नीचे लिखना आप लोग, पुनः बिंदु O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं। तो क्षेत्रफल अवयव dA का, तो क्षेत्रफल अवयव dA का इस गोले पर प्रक्षेप
DA cos थीटा होगा ब्रैकेट में लिख लेना आप लोग रेखांकित भाग। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? रेखांकित भाग। इसके बाद आप लोग लिखेंगे नीचे बराबर लगा के, तो यहां से डी ओमेगा बराबर हमारा क्या हो जाएगा जाके? क्षेत्रफल अवयव DA द्वारा बिंदु O पर अंतरित, क्षेत्रफल अवयव DA द्वारा बिंदु O पर अंतरित घन कोण। इतना आप लोग नोट कर लेना। इसके बाद यहां से नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पर क्या करेंगे जाके? बराबर अगली स्लाइड पे चलेंगे यहां से। तो यहां से हो जाएगा जाके डी ओमेगा बराबर क्षेत्रफल DA cos थीटा द्वारा, क्षेत्रफल DA cos थीटा द्वारा केंद्र O पर अंतरित घन कोण। तो इतना नोट करने के बाद आप लोग यहां से फिर नीचे क्या हो जाएगा? डी ओमेगा बराबर, अभी हमने क्या बताया था कि जैसे कोण बराबर क्या होता है? कोण बराबर हमने बताया था चाप बटे क्या होता है? त्रिज्या। तो ऐसे ही अभी हमने आपको समझाया था कि घन कोण बराबर क्या होता है? घन कोण बराबर, यहाँ चाप की जगह पे क्या हो जाएगा? घन कोण। जैसे वहां पर था चाप बटे त्रिज्या, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? घन कोण बराबर त्रिज्या की जगह पे यहाँ आ जाएगा क्षेत्रफल, और ऊपर तो वही रहेगा क्षेत्रफल, और यहाँ पर तो एरिया वही रहेगा इसका। तो यहां से जो आ जाएगा जाके डी ए कॉस थीटा बटे स्मॉल आर स्क्वायर। जब इसे और आगे हल करेंगे हम, तो यहां से डी ओमेगा बराबर हमारा क्या आ जाएगा जाके? अब डी ए कोस थीटा की जगह आप हम क्या लिख सकते हैं? अभी हमने पीछे आपको हल कराया था, वेक्टर डी ए डॉट वेक्टर आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ क्या लिख देना? चूंकि डी ए कॉस थीटा बराबर क्या होगा? वेक्टर डी ए डॉट आर कैप, यही होगा जाके। नोट कर लीजिए आप लोग। तो ये क्या होगा? हमारा घन कोण। क्या हो गया यहाँ से? ये हमारा घन कोण। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। टॉपिक नया है, एक दो बार देखना आप लोग समझ में आ जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला टॉपिक है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी तक जो पढ़ाया था वो इस चैप्टर की रूपरेखा यानी इंट्रोडक्शन था। तो इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ से जो इम्पोर्टेंट होगा ये आप लोगों के पेपर में पूछा जाता है। वो जो था उसके आधार पर आगे ये चीजें बनेगी जाके। अब यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होगा एक तरीके से। तो यहाँ से पहली हेडिंग क्या है? वैद्युत फ्लक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, लगभग हर बार ही पूछा गया। तो इम्पोर्टेंट है, आप लोग इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? किसी वैद्युत क्षेत्र में क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स किसी वैद्युत क्षेत्र में से होकर गुजरने वाली, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ, ऐसे देखिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से होकर लंबवत गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को? क्या कहा हमने? किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को
उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहा, एक बार फिर समझिए आप लोग कि मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र ये रहा, जैसे समांतर वाला ही मान लेते हैं, पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र ये रहा, तो मान लेते हैं इसी वैद्युत क्षेत्र में मान लीजिए कोई पृष्ठ ये रहा, तो अब इस पृष्ठ से किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत, जैसे मान लीजिए ये पृष्ठ रहा, इसके लंबवत जितनी रेखाएं गुजरेंगी इस पृष्ठ के लंबवत, जैसे ये पेन मान लेते हैं हम, इस पेन से किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। उम्मीद है आपको वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा समझ में आ गई होगी। तो आप लोग लिख लेंगे एक बार, फिर हम बोल देंगे परिभाषा, या हम ही लिखे दे रहे बोर्ड पर, आप लोग यहां से नोट करते सर चलना साथ साथ। क्या, इन्वर्टेड कॉमा बिगिन करके, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, कॉमा उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहलाती हैं, या कहलाता है, कहलाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। परिभाषा लिख लीजिए, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर क्लोज कर दीजिए, नोट कर लीजिए। उस उसके बाद एक चित्र बना लेंगे हम लोग, चित्र बना रहे हैं अभी अगली स्लाइड पे, एक मिनट देखो। हाँ, यहीं पर एक चित्र बना लेना, हम चित्र बना के दे रहे हैं आपको। हम्म, मान लेते हैं कोई ये पृष्ठ रहा, इस पृष्ठ से लंबवत, तो इससे गुजार दीजिए ये रेखाएं ऐसे लंबवत। पृष्ठ कैसा भी आप लोग बना लें, जरूरी नहीं जैसा हमने बनाया बिल्कुल वैसा ही बने, तो बस अब ये चित्र बना लें आप लोग, बिल्कुल ऐसा ही बनना चाहिए चित्र आप लोगों का। तो यहाँ से मान लेते इस तरफ को ऐसी गई हैं वैद्युत बल रेखाएं, इसी के अंदर मान लेना यहाँ पर मान लीजिए कोई अल्पांश स्थित है, तो इसे मान लेना डीए, और इसका पूरा क्षेत्रफल जो है वो क्या है, कैपिटल ए, इसे कोई अल्पांश मान लेना, तो इसके कारण जो क्षेत्रफल की दिशा होगी वेक्टर डीए, ये इस साइड होगी। बना लो चीजें चित्र जल्दी से आप लोग। चलिए बना लिया होगा आप लोगों ने, नहीं बना लिया तो वीडियो पॉज करके बना लीजिए। उसके बाद नीचे भाषा लिखिए, माना किसी असमान वैद्युत क्षेत्र में, माना किसी असमान वैद्युत क्षेत्र में
कैपिटल ए क्षेत्रफल का एक पृष्ठ रखा है। इस चित्र को देख देख के ही सारी लैंग्वेज लिखी जाती है, तो चित्र की तरफ ध्यान देते रहिए और लिखते रहिए। माना किसी असमान वैद्युत क्षेत्र में कैपिटल ए क्षेत्रफल का एक पृष्ठ रखा है। इस पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अब डीए रखा है, ये रहा। इस पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अब डीए रखा है, कॉमा क्षेत्रफल अब डीए इतना छोटा है कि इस क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई को एक समान माना जा सकता है। यदि तल के लंबवत बाहर की ओर क्षेत्रफल वेक्टर डीए तथा वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई के बीच का कोण थीटा हो तो स्केलर गुणन वेक्टर ई डॉट डीए क्षेत्रफल अवयव वेक्टर डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, और यहां पर लिख लेना फाई ई कहलाता है। गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई कहलाता है, ऐसे लिख देना डी फाई ई कहलाता है। अतः अब यहां से नोट करना शुरू करें नीचे। अतः डी फाई ई बराबर क्या होगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। तो इनका डॉट प्रोडक्ट खोल दीजिए, तो डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ए, और दोनों के बीच का कोण थीटा है तो ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। यहां से नोट कर लीजिए आप लोग। अब यहां से क्या हो जाएगा, नीचे लिखना अतः, ऐसे ही इस पृष्ठ के ऊपर अनेक छोटे 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 अल्पांश अगर मान लेंगे तो अतः संपूर्ण पृष्ठ से, अतः संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई ई। यानी क्लोज इंटीग्रेशन क्यों है, बंद पृष्ठ के कारण, और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, छोटे 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 अल्पांशों को जोड़ना। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो छोटी छोटी चीजों को जब भी हम जोड़ के बड़ा करना चाहेंगे, यानी ऐसे छोटे छोटे अवयवों को बना के इसके ऊपर पूरा मान लेंगे, तो ये पूरा क्षेत्रफल कवर हो जाए। तो कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई ई। नोट कर लीजिए। इसके आगे देखो यहां से क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर यहां पर क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। बस यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। तो वैद्युत फ्लक्स का सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इससे आगे का जो टॉप पार्ट है वो हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही, और कल की क्लास में इससे आगे का पार्ट, इसकी स्पेशल कंडीशंस वगैरह पढ़ाएंगे। उसके बाद कल गॉस की प्रमेय और फिर गॉस की प्रमेय से संबंधित अन्य आर्टिकल्स जो होंगे वो सब कराए जाएंगे। तो आप लोग लगातार ऐसे ही जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।